हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम देख रहे थे मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कौन मेंटेनेंस देता है और किसको देता है, कौन एलिजिबल होता है मेंटेनेंस लेने के लिए और कौन लायबल होता है मेंटेनेंस देने के लिए। उसके बाद हमने देखा था कि वाइफ में जो है डाइवोर्स वाइफ आती है, लेकिन कुछ सिचुएशन होती है जिसमें वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दी जाती। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 145, 146 एंड 147। तो इस तरीके से ये चैप्टर 10 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट गिवन है हमें चैप्टर 10 में, जिसमें हमारे कितने सेक्शंस आते हैं? 4। सेक्शन 144, 5, 6 एंड 7। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 146 से। सेक्शन 146 बताता है जब भी एप्लीकेशन जाएगी मेंटेनेंस की, तो वो कौन से कोर्ट में जाएगी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट होगा। तो वो डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट वो कोर्ट हो सकता है जहां पर हस्बैंड रहता है, हस्बैंड रिसाइड करता है, या फिर हस्बैंड और वाइफ रिसाइड करते हैं। इन केस वाइफ का इलिजिटिमेट सन था, तो उस केस में इलिजिटिमेट वाली वाइफ जहां रिसाइड करती है, ये कौन सी है? जिसका इलिजिटिमेट सन था। सन या डॉटर चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, दोनों ही एलिजिबल होते हैं मेंटेनेंस लेने के लिए। वाइफ हैविंग इलेजिटिमेट सन जहां पे रिजाइड करती है। थर्ड, जहां पर हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट रिजाइड कर रहे थे, मतलब जहां पर ये दोनों साथ में रहे थे, या फिर जहां पर फादर और मदर जो है रिजाइड करते हैं। तो 4 प्लेसेस है जहां पर मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। जहां पर हस्बैंड रिजाइड करता है, या फिर जहां पर हस्बैंड या वाइफ रिजाइड करते हैं, या फिर जहां पर लास्ट टाइम हस्बैंड वाइफ रिजाइड करते थे, और फोर्थ उस प्लेस पर जहां पर फादर या मदर रिजाइड करते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट के पास क्या लगाई जाएगी? मेंटेनेंस की एप्लीकेशन, और बोला जाएगा कि हमें मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाओ। और हमें याद है कौन से मजिस्ट्रेट के पास? JMFC, फर्स्ट क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है ऑर्डर देते हैं मेंटेनेंस का। अब हमारी प्रोसीडिंग्स क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी। जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे। तो वो एविडेंसेस हस्बैंड जिससे भी मेंटेनेंस लेनी है उस पर्सन की प्रेजेंस में लिए जाएंगे। क्या? एविडेंसेस। एविडेंसेस जो भी पर्सन है जिससे मेंटेनेंस क्लेम करनी है उसकी प्रेजेंस में लिए जाएंगे। और अगर इसके प्रेजेंस को डिस्पेंस किया गया है, मतलब बोला गया कि आपको पर्सनली प्रेजेंट होने की नीड नहीं है, आप अपने एडवोकेट के थ्रू भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इन दैट सिचुएशन एडवोकेट के सामने सारे के सारे एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब इन एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है तो हमारा प्रोसेस कौन सा फॉलो होता है? समन्स केस वाला। जो भी समन्स केस में प्रोसीजर दिया गया है एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। तो हमने देखा 4 प्लेसेस होते हैं जहां पर एप्लीकेशन लगाई जाती है मेंटेनेंस के लिए। किसी भी एक प्लेस पे लगाई जाएगी, किसी भी एक प्लेस से सिविल कोर्ट के पास लगाई जाएगी, और जब एविडेंसेस लेने का टाइम आएगा तो एडवोकेट की प्रेजेंस में ही लिया जाएगा। और फाइनली यूज होगा हमारा समन्स केस का प्रोसीजर। अब जब हमारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, वो पर्सन जिसको मेंटेनेंस देनी है वो अवॉइड कर रहा है। क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है। वो प्रेजेंट ही नहीं हो रहा, वो कोर्ट को अटेंड नहीं कर रहा, कोर्ट को अटेंड नहीं कर रहा। तो ऐसे सिचुएशन में अब मजिस्ट्रेट क्या करे? अब मजिस्ट्रेट क्या ही कर सकता है? वो एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकता है, भाई तुम नहीं आ रहे, तुम्हारी बात कैसे सुनो, तो मैं क्या कर दूं? एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दूं। मतलब जो भी जिसको भी मेंटेनेंस देनी थी उसकी
जो भी फैक्ट्स है, जो भी उसको कहना था, कुछ उसको बताना था, उसको बिना सुने, उसकी बात को बिना सुने ही हमारा मजिस्ट्रेट क्या दे देगा, फाइनल ऑर्डर दे देगा, एक्स पार्टी ऑर्डर दे देगा, एक पार्टी को बिना सुने ऑर्डर दे देगा। लेकिन इन फ्यूचर 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये पर्सन आ जाता है, 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये पर्सन आ जाता है और बोलता है कि मेरे पास वैलिड रीजन से ना आने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट इस एक्स पार्टी ऑर्डर को क्या कर सकता है, सेट असाइड, एक तरफ रख देगा। क्या कर देगा, सेट असाइड। अब इस ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाएगा, हाँ इसके पास जेन्युइन रीजन से कोर्ट को ना अटेंड करने के, तो इन दैट सिचुएशन तो कब होता है ये, 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसे प्रेजेंट होना होता है, अदरवाइज एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो सेट असाइड नहीं होगा। तो ये सारी बातें हमें कहाँ दी हुई है, सेक्शन 146 में। अब हम देखते हैं सेक्शन 146 क्या कहता है। सेक्शन 146 बात करता है ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस के बारे में। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि ये अमाउंट जो है वो मेंटेनेंस के फॉर्म में जाएगा, लेकिन सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है फ्यूचर में। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे अलाउंस जो मेंटेनेंस जा रहा है उसका भी तो अमाउंट चेंज होना चाहिए, तो वो उस चेंज के बारे में हमारा बात करता है सेक्शन 146। तो 146 बताता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जैसे जिस वाइफ को मेंटेनेंस मिल रहा था वो डाइवोर्स लेने के बाद शादी कर लेती है, और हमने कल की वीडियो में देखा था कि रीमैरिड वुमेन, डाइवोर्स वुमेन अगर रीमैरिज कर लेती है तो वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल नहीं होती। तो कोई भी डाइवोर्स वुमेन अगर रीमैरिज कर लेती है तो ऐसी सिचुएशन में उसको डाइवोर्स उस ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। या फिर हो सकता है कि किसी कस्टमरी लॉ या फिर किसी पर्सनल लॉ के अंडर जो है उसे मेंटेनेंस मिलना था, मतलब कुछ अमाउंट मिलना था कस्टमरी लॉ या पर्सनल लॉ के अंडर, और वो अमाउंट उसको मिल गया। तो ऐसी सिचुएशन में भी अब वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसे सिचुएशन में भी वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। थर्ड सिचुएशन है जब वो वॉलंटरीली सरेंडर कर देती है। अगर कोई डाइवोर्स विमेन, डाइवोर्स वाइफ जो है वॉलंटरी अपना राइट जो है सरेंडर कर देती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। कस्टमरी लॉ, पर्सनल लॉ के अंडर उसे कोई अमाउंट मिलना था, वो अमाउंट उसे मिल गया है, अब उसकी कैपेबल हो गई है वो फाइनेंशियली अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अब उसे अमाउंट नहीं मिलेगा। या फिर वो दूसरी शादी कर लेती है तो ऐसी सिचुएशन में भी उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है जहां पर हमारा मजिस्ट्रेट अलाउंस का अमाउंट क्या कर सकता है, वेरी, और जो भी ऑर्डर पास किया गया था और उसके लिए अलाउंस देने के लिए उसको क्या कर सकता है, कैंसिल। क्या कर सकता है, कैंसिल। तो इन सिचुएशन में क्या होगा, कैंसिल। और वेरी कब कर सकता है, हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत कमाने लग गई हो तो लगता हो कि कोर्ट को कि कम कर दो, या फिर हो सकता है उससे कोई बेबी हो गया तो ऐसी सिचुएशन में उसको और चाहिए होगा मेंटेनेंस, तो इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो इंक्रीज, डिक्रीज और कैंसिल, कैंसिल इन तीनों सिचुएशन में अमाउंट हो जाएगा। और जब भी रिकवरी की बात की जाएगी इस अलाउंस की, तो जितना भी उस वाइफ को पे किया गया है अलाउंस ऑलरेडी पे हो चुका है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 146 जो बात करता है ऑल्टरेशन इन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। अब हम देखते हैं लास्ट सेक्शन 147। अब हम देखते हैं लास्ट सेक्शन जो है 147, और ये मेंटेनेंस का लास्ट सेक्शन है, हमारे चैप्टर 10 का भी लास्ट सेक्शन है। तो चैप्टर 147 बात करता है 3 सिचुएशन के बारे में। कौन कौन सी, एक तो जब हमें मेंटेनेंस का ऑर्डर मिलता है, मतलब फाइनल वाली जो होती है, और एक हमें इंटरिम मेंटेनेंस भी मिलती है, मतलब वाइफ को, जिसको भी जो भी बंदा क्लेम कर रहा है। और एक हमारी होती है तीसरी, प्रोसीडिंग्स के जो भी हमें एक्सपेंस होते हैं वो।
तो इन तीनों से रिलेटेड क्या होता है, ऑर्डर पास होता है कि कितना कितना मेंटेनेंस जो है वो जाएगा, कितना कितना मेंटेनेंस जो है वो जाएगा, कितना कितना अमाउंट तीनों सिचुएशन में जाएगा, कब, मेंटेनेंस में, इंटरनल मेंटेनेंस में और प्रोसीडिंग एक्सपेंस में। तो अब जब ये ऑर्डर निकल जाते हैं, फाइनल हो जाते हैं, तो इसकी एक कॉपी किसके पास जाती है, जिसको भी मेंटेनेंस मिलनी है, हु इज एलिजिबल टू रिसीव मेंटेनेंस, और अगर उसको नहीं दी तो उसके गार्जियन को फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमें ये कॉपी प्रोवाइड करनी होती है, मतलब कोर्ट को प्रोवाइड करनी होती है जिस भी पर्सन को मेंटेनेंस मिलनी है। तो ये बात बताई गई है सेक्शन 147 में। साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है ये जो भी ऑर्डर है वो किसी भी प्लेस पर जो है एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सूट फाइल किया गया था दिल्ली में, लेकिन जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट कराना है वो चला गया वेस्ट बंगाल और उसने मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं दिया, तो दिल्ली का कोर्ट वेस्ट बंगाल के कोर्ट से जो है कम्युनिकेट करेगा और जिसको भी मेंटेनेंस दिलवानी है उसको मेंटेनेंस दिलवाएगा। तो ये है हमारा सेक्शन 147 और इस तरीके से हमारे मेंटेनेंस के सारे प्रोविजंस कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू।